नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट एकेडमी में। नेक्स्ट क्लास जो है हम देख रहे हैं कि राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियां। राजस्थानी साहित्य का जो शुरुआत है वो हमें मध्यकाल से मिलती है। ठीक है। और मध्यकाल को जो है वो राजस्थानी साहित्य का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इस काल में हमको चारण, भाट, जैन, ब्राह्मण इत्यादि शैली की जो है कृतियां मिलती है। इसको हम वन बाय वन आगे स्लाइड्स में देखेंगे। प्रमुख काव्य विधाओं की बात करें तो गद्य और पद्य में अपने को काफी काव्य जो है वो विधाएं मिलती है। गद्य में जो महत्वपूर्ण है जैसे ख्यात, बात, वंशावली, ठीक है, हाल, हकीकत, ये सारी जो है गद्य रचनाएं हैं। पद्य में हमें मिलती है रासो, विलास, रूपक, वचनिका, वेली, है ना, जमाल, झूलना, ठीक है। इसके अलावा दूहा छंद में भी अपने को मिलती है। और भाषा हमको मिलती है मारवाड़ी, मेवाड़ी और टुंडाली। अब हम राजस्थानी साहित्य की विशेषताओं पे अगर विचार करें तो हम देखेंगे कि राजस्थानी साहित्य जो है वो लगभग 7वीं सदी के बाद, 7वीं सदी से राजस्थानी भाषा का विकास अपने को देखने को मिलता है। और ये किससे मिलता है अपने को? गुर्जरी अपभ्रंश से। गुर्जरी अपभ्रंश से अपने को ये देखने को मिलता है। यानी राजस्थानी जो भाषा का साहित्य है उस पर गुजराती और ब्रज भाषा, इन दोनों का प्रभाव अपने को दिखता है। सबसे पहले अपने को दिखता है रास साहित्य। ये राजस्थानी साहित्य का मौलिक रूप है, रास साहित्य। इसमें नृत्य, गायन व अभिनय, इन तीनों शैलियों का समन्वय अपने को रास साहित्य में मिलता है। ठीक है। एक एक करके हम इनको अलग से भी देखेंगे। फिर देखो जैन कवियों की धर्म प्रधान कृतियां। ठीक है। ये जो रास है ये जैन कवियों के द्वारा शुरू की गई है। तो सबसे पहले अपने को जो काव्य कृतियां मिलती है राजस्थानी साहित्य में वो जैन कवियों की ही मिलती है। ठीक है ना। तो रास साहित्य जो इनकी प्रमुख कृति है, जैसे जैन कवियों की जो पहली कृति है वो मिलती है अपने को, सबसे प्राचीनतम रास वो है रिपु दारण दास। रिपु दारण दास। और ये कृति अपने को कहां से मिलती है? भीनमाल से। ठीक है। इसी प्रकार अपने को भरतेश्वर, बाहुबली, भरतेश्वर, बाहुबली, ये है शालिभद्र सूरी की रचना। शालिभद्र सूरी की रचना। और ये लगभग अपने को 1150 ईस्वी के आसपास की कृति अपने को मिलती है। ठीक है। इसके अलावा अपने को मिलती है बाहुबली रास। ये है, ये भी शालिभद्र सूरी की है। सॉरी, भरतेश्वर बाहुबली रास जो है वो वज्रसेन सूरी की है। वज्रसेन सूरी की है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे जैसे 14वीं सदी आती जाती है उसके बाद अरबी फारसी के शब्द जो है वो उसमें बढ़ गए हैं। जैसे इसमें हम देखते हैं नेमिनाथ नवरस भाग, ये रचना है सोम सुंदर की। सोम सुंदर की ये रचना है। इसमें कई प्रकार की रचनाएं हैं, जैसे फिर हम कानड़ प्रबंध, है ना, और अचल दास की वचनिका, ये हम आगे नेक्स्ट देखते जाते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं साहित्य में चारण साहित्य। चारण साहित्य से तात्पर्य क्या है? चारण साहित्य से तात्पर्य है चारण शैली की रचना। तो इसमें केवल चारण कवियों के द्वारा ही रचना का जो है वो प्रणयन नहीं हुआ है। चारण के अलावा भी जो है, जैसे
भाट, है ना, ढोली, राव, राजपूत, ब्राह्मण इत्यादि ने लोगों ने भी जो रचनाएं की है, वो एक जब विशिष्ट शैली की होती है तो उसको हम कहते हैं कि ये चारण शैली की रचना है, चारण साहित्य है। तो चारण साहित्य से हम अभिप्राय लेंगे चारण शैली की रचना। अब इस शैली की विशेषताएं देखें तो सबसे पहले इस शैली में हमको उस युग की वीरता के दर्शन होते हैं, ठीक है ना, हमें जनजीवन की झांकी मिलती है, ठीक है। ये जो साहित्य है ये ज्यादातर पद्य में रचा गया साहित्य है। इसमें वीर रस का वर्णन है, युद्धों का वर्णन है, इसमें श्रृंगार है, इसमें प्रबंध काव्यों की रचनाएं की गई है, जैसे गीतों में दोहे, सोरठे, है ना, कुंडलियां, कवित्त, झूलना। तो ये जो है वो चारण साहित्य की विशेषताएं हैं, यानी जो रचनाएं उस युग की वीरता, जनजीवन की झांकी प्रस्तुत करती है, जो रचनाएं पद्य में हैं जिनके विषय वीर रस, युद्ध और श्रृंगार हैं, जो प्रबंध काव्य में रचे गए हैं गीत, दोहों और सोरठों में या कविता या झूलना में, वो सारे साहित्य की श्रेणी में आएंगे चारण साहित्य की। इसकी प्रमुख रचनाएं हम देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखो, वीर भायन। ये रचना है बादर ढाढी, बादर ढाडी की ये रचनाएं हैं वीर भाई। इसकी जो विषय वस्तु है ये मल्लीनाथ, जो तिलवाड़ा के हैं, ठीक है ना, मल्लीनाथ और उनके पुत्र जगमाल के जीवन से संबंधित है ये रचना, ठीक है ना, वीर भायन बादर ढाडी। अब जब अचलदास खिची की वच्चनिका हम देखते हैं तो इसके रचनाकार है गार्डन शिवदास। गार्डन शिवदास, अचलदास खिची की, ये हमें होशंगसा और अचलदास के युद्ध का वर्णन मिलता है, इसमें जोहर का वर्णन मिलता है। और ये कहाँ के हैं अचलदास? काग्रो, ठीक है। इसके बाद पृथ्वीराज बासरासो, चंद्र बरदाई इसके रचनाकार माने जाते हैं, इसके बारे में हम सब परिचित है। वीर सत्सई, सूर्यमल मिश्रण, है ना, 1857 की पृष्ठभूमि में ये काव्य रचना लिखी गई थी। नैणसी हम जानते हैं, मुहणोत, नैणसी, ठीक है। यदि हम विधा की बात करें कि चारण साहित्य में प्रमुख विधाएं हैं तो वो जैसे ख्यात, है ना, रचनाएं ख्यात, बात, पीढ़ी, वंशावली, कथा, है ना, दवावेद इत्यादि जो है वो रचनाएं इसमें की गई है। अब इसकी चारण साहित्य की जो है प्रमुख कवियां क्या है? पहली कवि जो है वो है अतिशयोक्ति। पहली कवि क्या है? अतिशयोक्ति। प्लस ब्रह्मपूर्ण तिथिक्रम। इससे क्या होता है, इनकी ऐतिहासिकता पर संदेह होता है, ऐतिहासिकता पर संदेह होता है। तो अगर चारण साहित्य आ जावे, आरएस मेंस में एक बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, पर अगर मैं समझता हूं कि अगर 50 शब्द या 100 शब्द इसमें भी अगर ये मेंस में प्रश्न पूछा जाता है चारण साहित्य से तो हम आराम से इसका उत्तर दे पाएंगे, ठीक है ना। और इसमें आप एक जो है काम कर सकते हैं, लास्ट में आप इसका निष्कर्ष दे सकते हैं, है ना। निष्कर्ष, उपयोगिता वही जो हमने पहले पढ़ा था, रासा आशा, यानी राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन के बारे में अपने को इससे पता चलता है, ठीक है ना। तो चारण साहित्य ये इस प्रकार, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन जैन शैली। जैन शैली जो है वो जैन साधुओं ने जो है इसकी रचना की है
और इस शैली की जो भी रचनाएं हैं वो किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से प्रभावित है। ठीक है, और कहीं कहीं जो है वो सामान्य जनजीवन का भी अपने को इसमें उल्लेख मिलता है। सामान्य जनजीवन का भी उल्लेख अपने को कहीं कहीं मिलता है इससे। ठीक है, प्रमुख रस जो है वो शांत रस से ओतप्रोत है, और इसकी जो रचनाएं हैं, जैन धर्म की जो रचनाएं हैं जैसे रास, है ना, पुराण, पूजा, स्तवन। ठीक है, यह रास, पुराण, पूजा, स्तवन, ज्योतिष, वैद्यक, ये सारी रचनाएं जो है वो की गई है। गद्य की जो रचनाएं देखें तो गद्य में लौकिक कथाएं, आख्यान ये लिखा गया है। पद्य, पद्य की रचनाएं को हम देखें तो वही रास, फाग और चौपाई, प्रबंध, सिलोका, दूहा, ये सारी जो है वो जैन शैली की रचना। ठीक है, तो जैन शैली की पहली चीज जो है वो जैन साधु और जैन धर्म से संबंधित है। सामान्य जनजीवन का उल्लेख इनमें कहीं कहीं मिलता है। शांत रस से संबंधित शैली है ये। ठीक है, शांत रस से ओतप्रोत है। इसकी जो प्रमुख विधाएं हैं वो अपने को रास, पुराण, पूजा, स्तवन के रूप में मिलती है। ठीक है, गद्य में अगर रचनाएं देखी तो लौकिक कथाएं और आख्यान मिलते हैं। पद्य में इन्होंने रास, फाग, चौपाई, इस तरह सिलोका और दूहा वो लिखी है। अब यदि इसकी प्रमुख रचनाएं देखें तो पहली है हरिभद्र सूरी। पहला व्यक्ति हरिभद्र सूरी है। इनकी रचनाएं हैं आख्यान और नेमिना चरित्र। उद्योतन सूरी है, कुवलय माला, जिसमें मरु भाषा का उल्लेख भी अपने को मिलता है। हेमचंद्र सूरी, देसी नाम माला और शब्दानुशासन। नरपति नाल, बीसल देव रासो, है ना, जिसमें राजा बीसल और भोज की पुत्री, राजा भोज की पुत्री की प्रेम कहानी है। ऋषिवर्धन, इन्होंने नल दमयंती की कथा लिखी। ठीक है, कुशललाभ, इन्होंने माधवानल चौपाई और ढोला मरवन चौपाई, ढोला मरवन चौपाई की रचना की। हेमरत्न सूरी, इन्होंने गोरा बादल चौपाई की रचना की। ठीक है, वीर और श्रृंगार। ये देखिए, हम जैसे पहले देख रहे थे कि शैलियां जो है, विधाएं जो है, ठीक है, इन विधाओं में हमने देखा कि गद्य में तो लौकिक कथा और आख्यान लिखते हैं, जैसे धूर्ताख्यान। ठीक है, ये एक आख्यान है, धूर्ताख्यान। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं, देखो, नल दमयंती की कथा, कथा और आख्यान अगर गद्य में लिख रहे हैं तो विधा कौन सी होगी? या तो कथात्मक होगी या आख्यानात्मक होगी। पर यदि पद में लिख रहे हैं तो हम देखते हैं कि रास, फाग, चौपाई, जैसे देखो ये चौपाई है, कोरा बादल की चौपाई, है ना, माधवानल की चौपाई, है ना, ढोला मरवन की चौपाई, ये इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार रास, रास हम पहले देख चुके हैं, जैसे बाहुबली रास, ठीक है, वो हमने देखा। और इस तरह से स्थूलीभद्र रास या रेवंतगिरी रास, ये जो है ये इनकी शैली है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। संत साहित्य। संत साहित्य जो है वो मुख्य रूप से कौन से उसमें है? ये है पद्य में। संत साहित्य मुख्य रूप से पद्य में लिखा गया है। इसमें क्या है कि संतों के जो अनुभव है उन अनुभवों को भजनों के द्वारा दिया गया है। ठीक है ना, भजनों के द्वारा नैतिकता की सीख दी गई है। संतों ने अपने अनुभवों को भजनों के द्वारा नैतिकता की सीख देने के लिए इस काव्य की रचना की है। और इनमें क्या है? इनमें इनका आत्मज्ञान, तत्व दर्शन, आत्मानुभूति है। ठीक है,
और लोक भाषा में समझाया है इन्होंने, लोक भाषा में इन्होंने समझाया है। ठीक है, तो इन्होंने लोक भाषा में इसको समझाया है। रचनाओं में देखें तो प्रमुख रचनाकार जो कौन हुए हैं, जो प्रमुख संत हुए हैं अपने, वही प्रमुख रचनाकार हुए हैं, जैसे जाम्बू जी, जसनाथ जी, दादू दयाल, रज्जब, मीरा, पृथ्वीराज राठौड़, है ना, सायों जी झूला। जाम्बू जी की जो है वो, जाम्बू जी और जसनाथ जी, इन्होंने वेदांत दर्शन के बारे में बताया है। ठीक है, रज्जब की जो रचनाएं हैं वो है जैसे वाणी और सर्वंगी। मीरा की हम देखते हैं मीरा पदावली। पृथ्वीराज राठौड़ जो है वो, इन्होंने वेली किशन रुक्मणी लिखा है। सायों जी झूला है, इन्होंने नाग दमन व रुक्मणी हरण ये लिखा है। ठीक है, इस प्रकार संत साहित्य का अपना महत्व है। इनका जो मूल उद्देश्य है वो क्या है? नैतिकता, समाज सुधार और आत्मज्ञान की शिक्षा। ठीक है, इनका मूल उद्देश्य नैतिकता, समाज सुधार और आत्मज्ञान की शिक्षा है। अब इसके बाद हम देखते हैं ब्राह्मण साहित्य। जैसे हमने चारण साहित्य देखा था तो वो चारण शैली से संबंधित है, उसी प्रकार जब हम ब्राह्मण साहित्य को देखते हैं तो ये भी जो है वो ब्राह्मण शैली से संबंधित है। ठीक है ना, ब्राह्मण शैली से। तो इस शैली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? एक तो इसमें धर्म विषयक ग्रंथों की रचना की गई है। पहली चीज क्या है? धर्म विषयक ग्रंथ, ऐसे ग्रंथ जिनमें धर्म जो है वो मूल केंद्र के रूप में है। दूसरा, जो प्रमुख ग्रंथ है उनके अनुवाद किए गए हैं। ठीक है, विभिन्न कथाएं इसमें लिखी गई है। जैसे कथाएं कौन सी? बेताल पच्चीसी, ठीक है, सिंहासन बत्तीसी, सिंहासन बत्तीसी, है ना, हितोपदेश। इसके बाद इसमें जो है विभिन्न ग्रंथों के अनुवाद हुए हैं। अनुवाद किसके किए हैं? देखो, जैसे भागवत पुराण, ठीक है ना, भागवत पुराण, रामायण, मार्कंडेय पुराण, मार्कंडेय पुराण, महाभारत, इन सब के अनुवाद ब्राह्मण साहित्य में किए गए हैं। ठीक है ना, तो ब्राह्मण साहित्य का जो तात्पर्य है वो भी किससे है? ब्राह्मण शैली से संबंधित है। ठीक है, इसको भी हम केवल ब्राह्मणों के द्वारा रचनाएं की गई ऐसा करके इसको कंफ्यूजन हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं प्रमुख कृतियां। हम देखें तो सबसे पहली जो कृति है वो देखते हैं अमीर महाकाव्य। अमीर महाकाव्य जो है वो कृति किसकी है? उसके लेखक है नयन चंद्र सूरी। वो लेखक नयन चंद्र सूरी। ठीक है, इस काव्य में, अमीर महाकाव्य में, अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर विजय पर प्रकाश डाला गया है। अलाउद्दीन खिलजी की रणथंबोर विजय पर इसमें प्रकाश डाला गया है। दूसरी कृति जो हम देख रहे हैं वो है अचलदास खिचरी वचनिका। अचलदास खिचरी वचनिका के जो लेखक है वो कौन है? शिवदास गाडर। इन्होंने राजस्थानी भाषा में चंपू काव्य के रूप में जो है वो इस कृति की रचना की है। हमने देखा कि गागरोन के शासक अचलदास और मालवा के सुल्तान होशंग शाह घोरी के मध्य जो युद्ध हुआ था 1423, इसका इसमें वर्णन है। और इसके अलावा इसमें जौहर का भी वर्णन अपने को मिलता है। उसके बाद की कृति जो है वो है अजितोदय। अजितोदय की जो रचना है वो की है भट्ट जगजीवन ने। ठीक है,
ये कृति किसके बारे में है? तो मारवाड़ के शासक अजीत सिंह जो है उसके बारे में है। ये अजीत सिंह जो हम लोग जानते हैं कि ये जसवंत सिंह के पुत्र थे। ठीक है। अमरसार, अमरसार जो है वो पंडित जीवधर, पंडित जीवधर का काव्य है। ये महाराणा प्रताप और अमर सिंह के शासन काल में और उनके जो है तत्कालीन समय का वर्णन करते हैं। एकलिंग महात्म्य, एकलिंग महात्म्य जो है वो किसकी रचना है? कान्य व्यास की रचना है। ठीक है। ये ग्रंथ मेवाड़ के महाराणाओं की वंशावली में उपयोगी है और इसकी जो रचनाकार है वो कुछ विद्वान महाराणा कुंभा को भी मानते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है अमीरनामा। अमीरनामा ये कृति है भूसावन लाल की। किसकी है? भूसावन लाल की। इसमें जो टोंक का नवाब था अमीर खां पिंडारी, इसके जनजीवन से संबंधित है। नेक्स्ट है कर्मचंद वंशोत कीर्तन काव्यम। कर्मचंद वंशोत कीर्तन काव्यम ये कृति है जयसोम की। बीकानेर के जो शासक है उनके वैभव, विद्यानुराग, इस पर जो है जानकारी ये देता है। नेक्स्ट कानरदेव प्रबंध। कानरदेव प्रबंध के जो रचिता है वो है पद्मनाभ। ये काव्य जालोर के जो चौहान है कानरदेव, उनके बारे में है और 1311 का जो युद्ध हुआ है उसके बारे में जानकारी देता है। कुवलय माला, कुवलय माला उद्योतन सूरी की रचना है। इसमें प्रतिहार शासक वत्सराज के शासनकाल की अपने को जानकारी मिलती है। नेक्स्ट देखो क्याम खा रासो। क्याम खा रासो जो है वो कवि जान या नियामत खा इसका ग्रंथ है और इन्होंने भी जो चौहान को है वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है। हमने पहले पढ़ा है कि चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण और किसमें बताया? बिजोलिया के शिलालेख। ठीक है। बिजोलिया के शिलालेख में भी चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है। और क्याम खा रासो कवि जान या नियामत खा इनका है। हुमान रासो, हुमान रासो जो है वो दौलत विजय का ये ग्रंथ है। इसका है दौलत विजय का। और इस खुमान रासो में इन्होंने हल्दीघाटी युद्ध के समय प्रताप और शक्ति सिंह के मिलन के बारे में बताया है। ठीक है। और अमर सिंह के शासनकाल के बारे में जो है इससे प्रकाश पड़ता है। तो खुमान रासो एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। खुमान रासो से हमें प्रताप और शक्ति सिंह, महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। छत्रपति रासो, छत्रपति रासो जो रचना है वो है काशी छंगाणी की रचना। छत्रपति रासो किसकी रचना है? काशी छंगाणी की रचना। और ये ग्रंथ कहाँ का है? बीकानेर का। ठीक है। बीकानेर के बारे में इसको अपनी जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ से अपने को एक युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है जो है मतीरे की राड़। मतीरे की जो राड़ है वो अपने को पता है कि बीकानेर के शासक कर्ण सिंह और नागौर के अमर सिंह, इन दोनों के बीच में जो है एक मतीरे की बेल को लेकर युद्ध हुआ था। और वो गांव का था, जाखमिया गांव था, जिसमें एक तरफ मतीरा हुआ और उसकी बेल जो है वो दूसरे गांव में चली गई, बीकानेर में चली गई। तो इसको लेकर झगड़ा हुआ और इसमें प्रारंभिक विजय अमर सिंह को मिलती है, लेकिन लास्ट में करण सिंह की इसमें विजय होती है। मूर्णोत नैन्सी ख्यात, मूर्णोत नैन्सी इसके रचनाकार है। ठीक है। इस ग्रंथ में मारवाड़ राज्य के साथ साथ मालवा, बुंदेलखंड, मेवाड़, आमेर, बीकानेर, किशनगढ़ आदि राज्यों का इतिहास मिलता है। और इस ग्रंथ की इस विस्तृत शैली के कारण, इस प्रकार के विस्तृत राज्यों को सम्मिलित करने के कारण जो है ये अकबरनामा के सदृश ये ग्रंथ माना जाता है। और इसकी जो अपने को जानकारी मिलती है ये काफी विश्वसनीय जानकारी है। और इसी कारण मुंशी देवी प्रसाद ने मूर्णोत नैन्सी को राजपुताने का अबुल फजल भी कहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट है देखो दयाल दास ख्यात। दयाल दास ख्यात, दयाल दास ख्यात ये बीकानेर के इतिहास पर प्रकाश डालती है। दयाल दास ने इसको लिखा है। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो की रचिता जो है वो अपने को सबको ध्यान है, ये चंद्रबरदाई है और हिंदी का पहला महाकाव्य इसको मानते हैं। इन्होंने जो है राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है। ठीक है। चौहान शासन काल के बारे में ये अपने को जानकारी देता है। तराइन के युद्धों के बारे में भी जानकारी देता है। ठीक है। और इसी ग्रंथ से अपने को 4 बास 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण ताऊ ऊंचे सुल्तान है मच्चू के चौहान, इस प्रकार की जो है कहानियां और कथाएं भी अपने को इसी ग्रंथ से मिलती है। नेक्स्ट है देखो पद्मावत। पद्मावत की जो रचयिता है वो है मलिक मोहम्मद जायसी। इन्होंने
16वीं सदी में इसकी रचना की थी। ये उस काल का नहीं है, बाद में रचा गया ग्रंथ है, ठीक है। और ये कृति हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी के जो चित्तौड़ आक्रमण जो है उस पर विस्तृत प्रकाश डाला है और उसका कारण रानी पद्मावती के सौंदर्य को बताया है। रानी पद्मावती के सौंदर्य, पद्मावती का सौंदर्य, ठीक है ना, इसको बताया। पाबू प्रकाश, आसिया मोड़जी या मोड़ा आसिया जो है वो इसके रचनाकार है। ये पाबू जी के जीवन व्रत पर प्रकाश डालता है। प्रताप रासो, प्रताप रासो जो है वो जाचक जीवन का ग्रंथ है। जाचक जीवन, ये जो प्रताप है ये है अलवर राज्य के प्रताप सिंह, उनके जो है प्रारंभिक जीवन और उनके बारे में ये ग्रंथ जो है अपने को विवरण उपलब्ध करवाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट ग्रंथ हम देखते हैं प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि जो है वो मेरुतुंग की रचना है, ठीक है। ये भी अपने को पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारी उपलब्ध कराती है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की रचना है। नेक्स्ट देखो बुद्धि विलास। बुद्धि विलास जो ग्रंथ है वो बखत राम की रचना है और इससे अपने को जानकारी मिलती है जयपुर की स्थापना की, ठीक है। जयपुर के जो नगर निर्माण था उनकी योजनाएं किस प्रकार बनी और उनकी आंखों देखी जानकारी अपने को बुद्धि विलास से मिलती है। नेक्स्ट जो है वो अपना है मान चरित्र रासो। मान चरित्र रासो ये कवि नरोत्तम का जो है वो ग्रंथ है और महाराजा मान सिंह प्रथम, ठीक है, और हल्दीघाटी युद्ध के बारे में ये जानकारी अपने को देता है। मान चरित्र रासो यानी मान सिंह के चरित्र के बारे में ये ग्रंथ लिखा गया है और किसने लिखा है? कवि नरोत्तम ने। अगला है मारवाड़ परगनारी विगत। मारवाड़ परगनारी विगत मूणोत नैन्सी इसके रचनाकार है। इसकी तुलना आपने पहले पढ़ा है कि ये आईने अकबरी के सदृश है, ठीक है। इसमें जोधपुर राज्य के 6 परगनों का इतिहास और उनके प्रशासनिक प्रबंध के बारे में जानकारी मिलती है। परगनारी विगत, विगत यानी जानकारी। तो मारवाड़ के जो है वो जोधपुर राज्य के 6 परगने थे उस समय, इनके बारे में अपने को जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है मुंडियार की ख्यात। ये मुंडियार गांव के चारण जो है उन्होंने लिखी है और मारवाड़ और मुगल संबंधों की जानकारी अपने को इससे मिलती है, मुंडियार की ख्यात से। नेक्स्ट है राजप्रकाश। राजप्रकाश जो है वो किशोर दास ने लिखी है। राजप्रकाश किशोर दास ने लिखी है। इस ग्रंथ में अपने को मेवाड़ राजवंश की उत्पत्ति, ठीक है, इस ग्रंथ में मेवाड़ राजवंश की उत्पत्ति राम के छोटे पुत्र सॉरी ज्येष्ठ पुत्र लव से बताई है। जैसे हम देखते हैं कि कछुआ वंश की उत्पत्ति कुश से बताई है, उसी प्रकार राजप्रकाश में किशोर दास ने मेवाड़ राजवंश की उत्पत्ति लव से बताई है, ठीक है। और इसका जो लेखक है वह हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय बताता है और मुगल मेवाड़ संधि का उल्लेख भी अपने को इसमें मिलता है, ठीक है ना। इसमें अमर सिंह पर उदासीनता का जो है आरोप भी लगाते हैं लेखक और करण सिंह की सक्रियता का उल्लेख भी लेखक इसमें करता है। तो राजप्रकाश एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, तो ध्यान में रखना है। इसमें देखो मेवाड़ राजवंश की उत्पत्ति लव से बताई है, हल्दीघाटी युद्ध में राणा प्रताप की विजय बताई है। अगला जो ग्रंथ है वो है राज रत्नाकर। भट्ट सदाशिव, राज रत्नाकर इसके लेखक है भट्ट सदाशिव। ये महाराणा राज सिंह है ना, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के शासनकाल की जानकारी के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट है राजवल्लभ। ये पूछा हुआ क्वेश्चन दिया है, राजवल्लभ। ये कुंभा के जो दरबारी थे शिल्पी मंडन, उन्होंने इसकी रचना की है। कुंभा के दरबारी शिल्पी मंडन ने इसकी रचना की है। 15वीं शताब्दी की वास्तुकला के बारे में अपने को जानकारी मिलती है इससे। वास्तुकला, इसमें नगर हो गए, द्वार हो गए, दुर्ग, राजप्रसाद, मंदिर, बाजार आदि की जो निर्माण पद्धति है उसकी जानकारी अपने को राजवल्लभ देता है। राज विनोद, ये सदाशिव भट्ट का जो है ग्रंथ है और ये बीकानेर नरेश राव कल्याणमल के शासन की जानकारी देता है ना, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं राव जेतसिरो छंद। राव जेतसिरो छंद जो है वो है बीठू सुजा। ये किसने लिखा है? बीठू सुजा नागरजोर, ठीक है, इसने ये लिखा है राव जेतसिरो छंद। और ये बीकानेर के शासक बीका, लूणकरण, जेतसी आदि के शासनकाल की अपने को जानकारी
देता है। ठीक है, ये जो यहाँ राज रत्नाकर है, ये सदाशिव भट्ट नहीं है, केवल सदाशिव की रचना है। ठीक है, सदाशिव भट्ट जो है वो राज विनोद के लेखक है। तो राज रत्नाकर के लेखक भी सदाशिव है, ये अपने को ध्यान रखना है। और राज विनोद ये भी सदाशिव है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, वंश भास्कर। वंश भास्कर जो है वो बूंदी के राज कवि सूर्यमल मिश्रण का चंपू शैली का एक डिंगल भाषा में लिखा गया महाकाव्य है। इसमें बूंदी का इतिहास तो अपने को मिलता ही है, इसके अलावा राजस्थान और भारत का जो तत्कालीन इतिहास है उसका विवेचन भी अपने को इसमें वंश भास्कर में मिलता है। इसमें देखो राजस्थान में मराठा गतिविधियों का उल्लेख मिलता है। पहली चीज जो महत्वपूर्ण चीज है इस ग्रंथ में, वो एक तो मराठा गतिविधियों का उल्लेख मिलता है, दूसरा कृष्णा कुमारी के विषपान का उल्लेख इसमें अपने को मिलता है। कृष्णा कुमारी का जो कांड हुआ है ये बाद के इतिहास में हम देखेंगे, ये जयपुर, मारवाड़ और मेवाड़, इन तीनों के बीच में विवाद का कारण बना था ये कांड। ऐसा माना जाता है कि जो भीम सिंह जी थे मेवाड़ के महाराणा, उन्होंने पहले अपनी जो लड़की कृष्णा कुमारी है उसका जो है शादी का रिश्ता मारवाड़ में भेज दिया था, फिर वहां की राजा की मृत्यु होने पर उन्होंने जयपुर में भेज दिया, और फिर इन दोनों जो मारवाड़ में उसके बाद जो राजा बने उनमें और जयपुर के राजा में डिस्प्यूट हो गया, गिंगोली का युद्ध हुआ, वो सब इतिहास में अपन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सूरज प्रकाश। सूरज प्रकाश के लेखक जो है वो है कर्णिदान। ठीक है, कर्णिदान ये डिंगल काव्य है और राठौड़ों की वंशावली का उल्लेख करता है। ये अपने को कुश कुश से शुरू करते हैं, ये कहते हैं कि भाई राठौड़ों की वंशावली कुश से शुरू हुई है। ठीक है, ये गिरी सेवेल के युद्ध और धर्मत के युद्ध के बारे में भी चर्चा करते हैं, है ना। गिरी सुमेल का युद्ध और धर्मत के युद्ध का उल्लेख इसमें मिलता है अपने को। सगत रासो, सगत रासो के जो लेखक है वो है गिरधर आसिया। सगत रासो के लेखक है गिरधर आसिया, और ये ग्रंथ मेवाड़ के इतिहास के लिए उपयोगी है। हल्दीघाटी का युद्ध और शक्ति सिंह के वंशजों पर भी ये प्रकाश डालता है। नेक्स्ट है हम्मी रायण। हम्मी रायण के जो लेखक है वो है भांडव व्यास, और हमीर कहाँ के शासक थे? रणथंबोर के, तो रणथंबोर के शासक हमीर के बारे में जानकारी इससे मिलती है। नेक्स्ट है बांकीदासरी बाता। ठीक है, यही बांकीदासरी ख्यात जो है वो यही है। इसमें मारवाड़ के जो कवि है बांकीदास, उन्होंने डिंगल भाषा में जो है वो छोटी छोटी फुटकर बातें लिखी है, 2000 के आसपास बातें हैं। इससे अपने को चौहान, हाड़ा, गहलोत, राठौड़ आदि के वंशों का इतिहास अपने को बांकीदासरी बाता से पता चलता है। ठीक है, इसके अलावा एक ग्रंथ है अमीर हट, ये लिखा है चंद्रशेखर ने। चंद्रशेखर ने हमीर हट, ये राणा हमीर के बारे में अपने को जानकारी देता है। नेक्स्ट जो है वो है भट्टी काव्य। भट्टी काव्य 15वीं सदी का है और जैसलमेर के इतिहास के बारे में अपने को जानकारी देता है। जैसलमेर का इतिहास, उसके बारे में अपने को जानकारी देता है। ठीक है, महाराजा अभय सिंह। अभय सिंह के बारे में अपने को ये जानकारी देता है। तो इस प्रकार हमने जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कृतियां थी वो इसमें देख ली है, और इसके बाद यदि हम देखें तो इस राजस्थानी साहित्य की जो है वो प्रमुख अपने को कुछ शैलियां मिलती है। ठीक है, उसके बारे में अपन इसमें विस्तार से एक बार देख लेते हैं।
राजस्थानी प्रमुख शैलियां। पहली जो शैली अपने को मिलती है उसको हम कहते हैं ख्यात। ख्यात क्या है? देखो, ख्यात जो संस्कृत का शब्द है, प्रख्यात, इसका अपभ्रंश है। इसका मतलब है हिस्ट्री, इतिहास। ठीक है, इसमें क्या क्या है? इसमें देखो, राजाओं का सम्मान, उनके कोई विशिष्ट कार्य, ये सारे उल्लेख अपने को ख्यात में मिलते हैं। प्रमुख ख्यातें कौन कौन सी है? जैसे देखो, दयाल दास की ख्यात, पाकीदास की ख्यात, है ना, नेणसी की ख्यात। तो ये है प्रमुख, ये है ख्यात। दूसरा जो अ, शैली अपने को मिलती है, या दूसरा जो अपने को काव्य विधा मिलती है, वो है वचनिका। वचनिका, ये वचनिका क्या है? ये एक तुकांत गद्य पद्य की रचना है। पद्य और गद्य की रचना है। ठीक है, जिसमें अपने को अंत्य अनुप्रास मिलता है। अंत में अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार मिलता है। इस प्रकार इसको हम चंपू काव्य भी कह सकते हैं। चंपू काव्य, जो रचनाएं गद्य और पद्य में रची जाती है उसको अपन चंपू काव्य भी कह देते हैं। ठीक है, संस्कृत का शब्द है वचन, उससे ये वचनिका निर्मित हुई है। जैसे देखो, अचल दास खिचड़ी वचनिका, अचल दास खिचड़ी वचनिका, है ना। और महेश दासोत्री वचनिका। ये अपने को मिलता है। नेक्स्ट जो रचना काव्य विधा अपने को मिलती है उसका नाम है जैसे दवावेद। दवावेद, दवावेद क्या है? ये एक कलात्मक गद्य की रचना है। पहली चीज तो ये है, कलात्मक गद्य की रचना है, एक चीज। दूसरे, उर्दू फारसी के शब्द इसमें अपने को मिलते हैं। उर्दू फारसी के अपने को शब्द मिलते हैं। बस इसमें भी क्या है, नायक का गुणगान है। ठीक है, इसके विषय जो है वो है युद्ध, आखेट। ठीक है, ये सब चीजें प्रमुख रचनाएं जो है वो हम देख ले। इस प्रकार के जो है, अगर आरएस मेंस की बात करें तो 20 शब्दों में जो है इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दवावेत में जैसे महाराणा जवान सिंगरी दवावेत। ठीक है, एक और है जैसे राजा जय सिंहरी दवावेत। दवावेत के बाद हम देखें नेक्स्ट तो है वात। वात का तात्पर्य कथा कहानी से है, कथा या कहानी से। ठीक है, ये पद्य या गद्य या दोनों साथ में किसी भी प्रकार से जो है वो रचना इसमें की जा सकती है। देखो, ख्यात में अपन ने हिस्ट्री देखी थी, वो विस्तृत थी, तो इस हिसाब से देखें तो ये है शॉर्ट हिस्ट्री। ज्यादा विस्तृत नहीं होती है, छोटी होती है, ख्यात की अपेक्षा करना छोटी होती है। ठीक, इसमें जैसे हम देखें पाबूजीरी बात, बाबूजेरी बात या कानड़ देरी बात,
इस प्रकार ये बात है। नेक्स्ट हम देखें जमाल। जमाल क्या है? ये राजस्थानी में एक मात्रिक छंद है। राजस्थानी में एक मात्रिक छंद है। तो उसमें जो है, जो रचना की हुई होती है उसको अपन कहते हैं जमाल। ठीक है ना? जैसे राव इंद्रसिंहरी जमाल। नेक्स्ट हम देखें झूलना। ये भी क्या है? राजस्थानी में एक मात्रिक छंद है, झूलना। ठीक है ना? और जैसे अमर सिंह राठौड़ रा झूलना। अमर सिंह राठौड़ रा झूलना। इसके बाद हम देखें पर्ची। पर्ची, तो पर्ची कौन देता है? संत महात्मा। संत महात्माओं की जो रचनाएं हैं उनका जो जीवन परिचय है, संत महात्मा का जीवन परिचय, संत महात्माओं का जीवन परिचय। अमूमन जो है ये रचना किसमें होती है? वो होती है पद्य में। ठीक है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? पर्ची। जैसे अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो मीराबाई की पर्ची। मीराबाई की पर्ची। इससे तात्पर्य क्या है? संदेश, है ना? मीराबाई की पर्ची मीराबाई का संदेश है, या हम कह सकते हैं कृपा। तो साधु सन्यासियों का जीवन परिचय होता है इसमें। जैसे प्रकाश, है ना? प्रकाश, ये क्या होता है? इसमें किसी वंश या कोई व्यक्ति, है ना, कोई विशेष व्यक्ति, तो उसके बारे में, उसकी उपलब्धि, उसका यशोगान, ठीक है, उस पे प्रकाश मिलता है। जैसे अपन देखें सूरज प्रकाश। सूरज प्रकाश, या हम देखें बाबू प्रकाश। ठीक है। नेक्स्ट है मर्सिया। मर्सिया, मर्सिया क्या है? किसी की अगर मृत्यु हो गई, मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए इसकी रचना होती है। मृत्यु पर शोक व्यक्त करना, मर्सिया। ठीक। जैसे एक रचना अपने को आते हैं कि राणे जगपतरा मर्सिया। जब महाराणा जगत सिंह की मृत्यु हुई थी उस पे ये लिखा गया है। जगत सिंह, महाराणा जगत सिंह की जो मृत्यु हुई थी उस पे ये मर्सिया लिखा गया था। रासो काव्य है, इसको हम पहले देख चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं वेली। वेली जो है वो वेलिया छंद में है। वेलिया छंद में रचना है ये। ठीक है, पद्य में होती है। इसके विषय क्या होते हैं? या तो देखो धार्मिक होता है या फिर ऐतिहासिक। ऐतिहासिक, जैसे, है ना, वेली कृष्ण रुक्मणी री। वेली किशन रुक्मणी री। वेली का अगर संस्कृत में अर्थ देखें तो वो होता है लता।
ठीक है। इसके बाद हम देखें तो जैसे साखी, है ना, सबद, रमैनी, ये सारी जो विधाएं हैं, ये है संत काव्य से संबंधित। संत काव्य से, इनमें उनके आत्मानुभव होते हैं। साकी, सबद, रमैनी में इनमें उनके आत्मानुभव होते हैं। उन्होंने जो जो अनुभव किया वो इसके बारे में लिखते हैं। ठीक है। अब है विगत। विगत, इसमें क्या होता है, किसी भी विषय का विस्तृत विवरण। किसी भी विषय का विगत में विस्तृत विवरण। उस काल की सामाजिक, आर्थिक, है ना, राजनीतिक स्थिति का विशद विवरण होता है। जैसे हमने देखा मारवाड़ परगनारी विगत। मारवाड़ परगनारी विगत। ठीक है। नेक्स्ट होता है देखो कक्का। कक्का, ये है, अगर इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन पूछे कक्का, आपने क्या लिखना है कि ये है राजस्थानी सॉरी एक मिनट, राजस्थानी भाषा की एक काव्य विधा है जिसमें 52 वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर से रचना की जाती है। ठीक है। तो कोई भी अगर क्वेश्चन अपने को पूछता है तो अपने को सबसे पहले ये लाइन लिखनी है कि यह है राजस्थानी भाषा की एक काव्य विधा है। उसके बाद जो है अपन ने देखा वो आगे देखना। नेक्स्ट अपन देखें तो आता है टब्बा। टब्बा, या इसको कहते हैं बालावबोध। बालावबोध, ये क्या होता है, मूल रचना के स्पष्टीकरण हेतु, मूल रचना के स्पष्टीकरण हेतु एक फुटनोट, है ना, किनारों पे टिप्पणी। टिप्पणी होती है, फुटनोट डालते हैं अपन। कोई शब्द है या उसके स्पष्टीकरण के तौर पे किनारों पे जो, किनारों पे अपन जो टिप्पणी लिखते हैं, फुटनोट लिखते हैं, वो है टब्बा कालापुआ। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं धमाल। धमाल, धमाल क्या है, ये होली पर गाए जाने वाले गीतों का संग्रह है। होली पर जो गीत गाए जाते हैं उनका संग्रह धमाल है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं विलास। विलास, कोई भी राजनीतिक घटना या आमोद प्रमोद इसके विषय है। विलास के क्या विषय हैं, कोई भी विशेष राजनीतिक घटना या राज परिवार के आमोद प्रमोद इसके विषय होते हैं। जैसे देखो राजविलास, है ना, भीम विलास या बुद्धि विलास,
तो इस प्रकार अपन ने राजस्थानी भाषा के साहित्य और अपन ने देखा प्रमुख साहित्य, शैलियां, ठीक है, और विधाएं जिनमें रचनाएं की जाती है। तो ये हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम शुरू करेंगे राजस्थानी की चित्रकला से। धन्यवाद।